नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के निजीकरण की खबरों का खंडन किया। आंदोलनकारी किसानों ने ठुकराई सरकार की बातचीत की अपील। 1 दिसंबर से राज्यों में करेंगे प्रदर्शन। अरब सागर में गिरे नौसेना के लापता पायलट का पता लगाने के लिए अभियान जारी। मोदी वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग का करेंगे लोकार्पण। सिडनी में हार की हैट्रिक के साथ भारत ने गंवाई सीरीज। ईरान में परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित। और ब्रिटिश सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी विटामिन डी सप्लीमेंट। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल जनता की है और जनता की रहेगी। पीयूष गोयल आज अलवर जिले के डिगावड़ा में बांदीकुई तक 34 किलोमीटर के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इतने सालों से जो रेल का विकास होना चाहिए वह अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए भारतीय रेल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भागीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में रेल का विकास होना चाहिए था वह विकास अभी तक नहीं हुआ है। अगर भारतीय रेलवे इसको 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करे तब जाकर रेल का विकास हो पाएगा, इसलिए प्राइवेट भागीदारी का विकल्प चुना गया है। अगर कोई निजी ट्रेन चलाता है तो रेलवे का विकास ही होगा और जनता को सुविधाएं मिलेंगी। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या डिमांड के आधार पर तय की जा रही है। कोरोना महामारी को लेकर रेलवे जल्दी में नहीं है। डीएमआईसी प्रोजेक्ट को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी तेज गति से चल रहा है और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की खुद हर सोमवार को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर जून 2022 से पहले तैयार हो जाएगा। वर्ष 2022 में 15 अगस्त को जब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, उससे पहले यह कॉरिडोर शुरू हो जाएगा। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे किसान संगठनों ने सरकार की बातचीत की अपील ठुकरा दी है और 1 दिसंबर से सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। विरोध कर रहे किसान संगठनों के संयुक्त मंच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आज बयान जारी कर कहा कि सरकार को उच्च स्तर पर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। समिति ने कहा कि किसानों ने 1 दिसंबर से सभी राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा था कि 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों के साथ बैठक करेंगे। बयान में कहा गया है कि किसान एकजुट हैं और एक सुर में केंद्र सरकार से 3 किसान विरोधी जन विरोधी कानून व बिजली विधेयक 2020 की वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान शांतिपूर्वक व संकल्पबद्ध रूप से दिल्ली पहुंचे हैं और अपनी मांग हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों की गोलबंदी भी सिंधु बॉर्डर पर हो रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों और सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार की कार्यप्रणाली ने अविश्वास और भरोसे की कमी पैदा की है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को संबोधित करने पर गंभीर है तो उसे शर्त लगानी बंद कर देनी चाहिए। नौसेना के गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए मिग-29 के लड़ाकू विमान के लापता पायलट का पता लगाने के लिए दिन रात तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नौसेना युद्धपोत विमान, हेलीकॉप्टर व नौका निरंतर इस काम में जुटे हैं। नौसेना के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त मिग-29 के प्रशिक्षु विमान के कुछ मलबे का पता चला है। उन्होंने कहा कि इस विमान के गियर, टर्बोचार्जर, ईंधन टैंक, इंजन और विंग इंजन का पता लगा लिया गया है। लापता पायलट का पता लगाने के लिए 9 युद्धपोत, 14 विमान व तेज गति से चलने वाली नौका अभियान चला रहे हैं। तटीय पुलिस भी इस काम में लगी हुई है और आसपास के गांव के मछुआरों से भी सहयोग करने को कहा गया है। यह प्रशिक्षु विमान गुरुवार को गोवा के निकट अरब सागर के ऊपर उड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान ने विमानवाहक पोत विक्रमादित्य से उड़ान भरी थी और विमान के एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट का कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज वाराणसी खंड पर 6 लेन के चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान वाराणसी के प्रसिद्ध देव दीपावली में भी हिस्सा लेंगे।
अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर, गलियारा परियोजना की साइट के साथ ही सारनाथ पुरातत्व स्थल भी जाएंगे। वाराणसी प्रयागराज खंड पर बनी इस योजना पर 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मार्ग के चौड़े और 6 लेन के 73 किलोमीटर के विस्तार से प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा समय में 1 घंटा कम लगने की संभावना है। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अवसर पर वाराणसी के राजघाट पर प्रधानमंत्री के दिया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। करिश्माई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के लगातार दूसरे तूफानी शतक और सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, एरॉन फिंच, मार्नस लाबुशैन व ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे में रविवार को एकतरफा अंदाज में 51 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 389 रन का विशाल स्कोर बनाया, जो भारत के खिलाफ वनडे में उसका सर्वाधिक स्कोर है। विशाल लक्ष्य के दबाव में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 338 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 374 रन बनाकर 66 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाकर भारत से पिछली घरेलू सीरीज में 1-2 की हार का बदला चुका लिया है। भारत ने पिछले दौरे में वनडे सीरीज में सिडनी में मैच गंवाया था और इस दौरे में सिडनी में उसने लगातार 2 मैच गंवाए, जिससे उसे सिडनी में हार की हैट्रिक का सामना करना पड़ा। ईरान की संसद ने प्रतिबंध हटाने के रणनीतिक उपाय के तहत देश में परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार सांसदों ने विधेयक को दोहरे तात्कालिक स्तर का दर्जा दिया है और रविवार को शुरू हुए सत्र में विधेयक के पक्ष में 232 व विरोध में 14 मत पड़े। रिपोर्ट के अनुसार विधेयक में यूरेनियम संवर्धन स्तर को 20% या उससे अधिक करने की बात कही गई है, जो हथियार बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिलहाल ईरान 4% से अधिक यूरेनियम समृद्ध कर रहा है। इसके अलावा विधेयक में अराक परमाणु रिएक्टर को फिर से शुरू करना शामिल है, जिसे रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए फिर से डिजाइन किया जाना है। साथ ही दूसरे रिएक्टर का निर्माण भी करना शामिल किया गया है। इस विधेयक का एक अन्य प्रावधान ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सुरक्षा उपायों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल के साथ स्वैच्छिक अनुपालन की बाध्यता से मुक्त करना है। ब्रिटेन सरकार देश में करीब 27 लाख कमजोर लोगों को विटामिन डी का सप्लीमेंट निःशुल्क मुहैया कराने जा रही है। सभी देखभाल केंद्रों को अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इस बारे में एक प्रस्ताव मिलेगा। वहीं चिकित्सकीय रूप से बेहद कमजोर लोगों को अपने घरों में इसकी आपूर्ति का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सप्लीमेंट स्वास्थ्यवर्धक होगा, जो विशेष रूप से हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत करने की दिशा में इस वर्ष विशेष रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए किए गए उपायों के कारण अनेक ब्रिटिश लोगों ने इस वर्ष घर के भीतर अधिक समय बिताया है, जिस कारण उन्हें विटामिन डी की कमी होने की आशंका अधिक है। प्रेस विज्ञप्ति में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने की दिशा में विटामिन डी के प्रयोग का संबंध तलाशने के लिए बड़ी मात्रा में परीक्षण करने की बात कही जा रही है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।